आज के कहानी अभी रिसेंट की है और बड़ी अद्भुत है और बहुत से प्रश्न खड़े करती है। एक व्यक्ति जनकपुरी से स्विट्जरलैंड जाता है और वहीं उसकी जान पहचान एक नीना वर्जर नाम की स्विस लेडीज है जो स्विट्जरलैंड के ही रहने वाली हैं। उनसे वहाँ पे मुलाकात होती है, मित्रता होती है। अब यूरोप में मित्रता का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसमें सेक्सुअल अपील होती है। यूरोपियन सोसाइटी में मेल और फीमेल इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो चुके हैं कि मेल के बिहेवियर को ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फीमेल में भी। जैसे मेल के दोस्त हो सकते हैं, फीमेल के भी दोस्त हो सकते हैं। उनमें कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ उनके संबंध हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ उनके संबंध न हो। यानी कि एक स्वतंत्र विचार स्वतंत्र के साथ साथ में एक शारीरिक स्वतंत्रता और वास्तविक स्वतंत्रता जिसे हम कह सकते हैं वह उन लोगों में मेल और फीमेल में बराबर की है। जैसे एक मेल व्यक्ति को अपने मित्र बना करके उनके घर जाने में, घर रखने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होती और कोई उसको एबनॉर्मल नहीं रहता, उसी तरह से एक औरत को भी अपने मित्र बनाने में, दोस्त बनाने में कोई किसी तरह की शंका नहीं है और घर वालों को भी कोई ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी से आए, उन्हीं विचारों से आए हैं। ये बड़ा लगता विचित्र है, पर वहाँ अक्सर लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे। ऐसे तमाम आपको YouTube पर भी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे बेटा अपने माँ के लिए कहता है शी हैज़ गॉन टू मीट हर बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसके हस्बैंड ने, उसके बाप ने उसको तलाक दे रखा है एंड शी इज़ 50 और 52 ईयर्स ओल्ड और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिलने के लिए गई है। अब ये बॉयफ्रेंड कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप किसी की इच्छा के विरुद्ध वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर रिलेशनशिप भी किसी के है तो वह उसकी इच्छा से है। यानी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्व है, व्यक्ति एज ए इंडिविजुअल सबसे महत्वपूर्ण है। और जब वो एज ए इंडिविजुअल है तो वह एक कंप्लीट एंटिटी है। उस एंटिटी को अपने बारे में कोई भी निर्णय के लिए पूरा अधिकार है और सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति उस अधिकार को नहीं छीन सकता। अब ये सुनने में तो बहुत विचित्र बात लगती है और विचित्र है भी। अब ये प्रश्न हम कभी और करेंगे कि इस तरह की विचित्रता, इस तरह का इंडिपेंडेंस मेल और फीमेल को दोनों को होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेल और फीमेल बनाने का प्रकृति में एक प्रकृति का ऑब्जेक्टिव है। अब उस ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, क्योंकि पूरी सृष्टि में हर चीज़ में नॉर्मल और एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल चीज़ बनी है तो उसके साथ में एबनॉर्मलिटी भी है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कुछ हो, उन सब में नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट है। वैसा ही कॉन्सेप्ट क्या इंसान पे भी लागू होना चाहिए कि उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, उसका नॉर्मल चरित्र क्या है, उसका नॉर्मल रहने का तरीका क्या है और उसमें एबनॉर्मल क्या है, और एबनॉर्मल में भी कौन सा व्यवहार दंड देने लायक है। यानी कि वो इतना एबनॉर्मल है कि अगर हमने उसको खुला छोड़ा तो ये पूरी सोसाइटी को एक डेंजर होगा, पूरी सोसाइटी खतरे में आ जाएगी, इसलिए उसको दंडनीय बनाया जाता है। दंड होता है सोसाइटी को बचाने के लिए कि जिस
जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है वो इतना हीनियस है कि वो रिपीट कर सकता है दोबारा से और समाज का नुकसान कर सकता है, या लोग उसको देख करके उसको फॉलो कर सकते हैं और सोसाइटी का नुकसान कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में एक जैसी हैं और उनको रोकने के लिए दंड का प्रावधान सोसाइटी में किया जाता है। हर सोसाइटी में, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है मानव समाज की, चाहे वो बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटीज है आदिवासियों की, वहाँ भी दंड का प्रावधान है। और जैसे अमेरिका जैसी बहुत ही एडवांस सिविल सोसाइटीज हैं, वहाँ भी दंड का प्रावधान है। तो कौन सा व्यवहार व्यक्ति का दंडनीय हो जाएगा, कब दंडनीय हो जाएगा, यह है समाज स्वयं इसको सोचता है। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने जेल में जीवन काटा और वहीं पे उन्होंने डी प्रोफंडस लिखा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक लड़के के साथ में सोडोमी की थी। उसकी मर्जी से की थी, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड को जेल हुई सोडोमी के लिए, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी के लिए। तो उस समय का समाज ये सोचता था कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है, जो अगर हमने किसी व्यक्ति को करने के लिए परमिट किया तो दूसरा भी उसकी देखा देखी करेगा, क्योंकि हर एबनॉर्मलिटी समाज में एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह आती है। लोग अच्छी बात की नकल नहीं करते, बहुत मुश्किल है करना, लेकिन गलत बात की नकल करना यह व्यक्ति का स्वभाव है। कोई भी अगर वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति गलत चीज कर रहा है, गलत व्यवहार में है, वो भी उसको करना शुरू कर देता है। यही है कि जब तक शराब का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं था, कोई नहीं पीता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे बॉस एक बार 1975 में बीकानेर गए, मैं भी उनके साथ था, और उन्होंने वो थोड़ा इवनिंग में दूसरे एक उनके साथ में प्रोफेसर और थे जो चंडीगढ़ से आए थे, और उन्होंने वहाँ पे डिमांड किया कि हमें थोड़ा अल्कोहल चाहिए रात को। पूरे बीकानेर में सिर्फ एक दुकान हुआ करती थी उस वक्त, वो हॉस्पिटल के सामने, जो ठीक 4 बजे बंद हो जाया करती थी। मुझे पूरे बीकानेर में कहीं भी अल्कोहल नहीं मिला। मेरे एक मित्र जो आर्मी में थे और कंटेनमेंट एरिया में रहते थे, वहाँ जाकर के उनसे एक बोतल लानी पड़ी। और एक बात और देखिए मजे की, मैं उस बोतल को, शराब की बोतल को नहीं ला सकता था स्कूटर के ऊपर। क्यों? कि अगर किसी ने देख लिया तो ये बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा। तो उन दोनों में एक स्विंक की इंक आया करती थी, उस इंक की बोतल को मैंने खरीदा और इस इंक की बोतल में उस शराब को ट्रांसफ़र किया और फिर उसको एक अखबार में लपेट करके स्कूटर के आगे जो बना होता है उसमें रखा और फिर घर ले गया। और घर पे पिलाने की या किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं डॉक्टर था उस वक्त, एमडी डॉक्टर था। मेरे को किसी मित्र के घर भी जाने की या परमिशन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपने एक मित्र से रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से मेरे प्रोफेसर आए हुए हैं, 2 प्रोफेसर आए हुए हैं, और उनके लिए तो बीकानेर से करीबन 20 किलोमीटर दूर कोडम देसर में एक महाराजा का वहाँ पे छोटा सा महल था। उस महल में उन्होंने व्यवस्था की, क्योंकि वहाँ पे अक्सर राजा की पार्टियाँ हुआ करती थीं, और वहाँ उनको ले जा करके मैंने मीट बनवा करके और अल्कोहल उनको सर्व किया। ये बात मैं बता रहा हूँ 1974-75 की, कि बीकानेर जैसे सिटी में कोई व्यक्ति अल्कोहल पी के बाहर जा ही नहीं सकता था। बोतल पकड़ कर ले जाना तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी और बहुत बड़ा अपराध था सामाजिक नज़रों में। जबकि सबसे बड़ा ठेकेदार शराब का बीकानेर से था, भूरे खां उनका नाम था, उनके पास बहुत ठेके। लेकिन कहीं भी बीकानेर में 4 बजे के बाद में
कहीं अल्कोहल नहीं मिलता था, सिर्फ एक मात्र इकलौती दुकान थी जहाँ पे अल्कोहल उस ज़माने में मिला करता था, जिसका एटलीस्ट हमारे डॉक्टरों को पता था। हो सकता है कहीं इधर उधर और दुकानें हो, लेकिन हमारे डॉक्टरों को सिवाय उस दुकान के किसी और का पता नहीं था, क्योंकि ये समस्या मेरी ही नहीं थी, बाकी डॉक्टरों की भी थी, क्योंकि वो लोग वो उनके भी वो प्रोफेसर ही थे और बड़े माने हुए प्रोफेसर थे फोरेंसिक के, तो इसलिए उनके सम्मान में वो लोग भी उतना ही उनको आदर देना चाहते थे जितना कि मैं। अब ऐसी परिस्थिति में कौन कहाँ से अल्कोहलिक्स आएंगे? आज उसी बीकानेर में हर मोहल्ले में अल्कोहल मिल जाएगा और पीने वाले खूब मिलेंगे। वो जो बिकने की तादाद उसके उस ज़माने और आज हम कंपेयर करें तो कई सौ गुना ज़्यादा हो गई। ये क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस आने से इस बीमारी का फैलाव होता गया। मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है, उसी तरह एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी या गैर कानूनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी जब आप समाज में परमिट कर देते हैं, गलत चीज़ों को, किसी भी गलत चीज़ को आप समाज में जब परमिट कर देते हैं, उसको कानूनी जामा पहना देते हैं, तो वह चीज़ वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। तो हमारे यहाँ भी जो यूएसए में है कि आदमी एकदम इंडिपेंडेंट, औरत एक इंडिपेंडेंट, अपने साथी अपने निर्णय दोनों इंडिपेंडेंट लेने के लिए पूरे 100% परमिटेड है। तो फिर मेल की मर्जी अलग होगी, फीमेल की मर्जी अलग होगी। अगर मेल अपना कहीं कहीं इधर जाएगा, फीमेल जो है वो कहीं इधर जाएगी, तो समाज की सैंक्टिटी, परिवार की सैंक्टिटी, बच्चों की सैंक्टिटी, डीएनए की सैंक्टिटी, संतति की सैंक्टिटी, सारी सैंक्टिटी ऑफ एंटायर पॉपुलेशन गेट विशिएटेड। और जो वहां हो चुका है, कारण हमने दोनों को एक एंटिटी कहा। जब मैं एंटिटी हूं तो फिर मैं कुछ भी करूंगा, और उसी की नकल हम यहां भी करना चाहते हैं। उनकी तो मजबूरी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मजबूरन किया। सब बच्चे मर गए थे, 18 साल से 30 साल तक कोई था नहीं, तो समाज के जो मापदंड थे वो कानून ने परमिट नहीं किए, अपने आप लोग तोड़ने लगे, तो कानून ने मजबूर होकर के उनको एक्सेप्ट कर लिया। वो मजबूरी थी उस समाज के। वही मजबूरी जो महाभारत के टाइम में वेद व्यास ने सब औरतों को बुला करके कहा कि मैं सबके पतियों को बुलाता हूँ, और सबके पतियों को हरिद्वार में बुलाया और मिलाया, और उन्होंने कहा अपने पतियों से जरा बात तो करो। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे हैं? बोले हम तो बहुत मजे में हैं, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मैं वहाँ पे हूँ, मेरी पत्नी वो है, मेरे बच्चा भी हो गया। तो वेद व्यास ने कहा जब आपके पति और आपके संबंधी सब वहाँ पे खुश हैं, तो आप यहाँ दुखी क्यों हो रहे हो? अब हो सकता है कि मायावी एक रूप दिखाया उन्होंने, जो कुछ भी था, क्योंकि समाज खत्म हो चुका था, उस समाज को किसी न किसी रूप में फिर शुरू करना था। इसलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की, जो मैं अब भी मानता हूं कि वेद व्यास जी ने कोई सही काम नहीं किया, पर मजबूरी थी, ये गलत था। और फिर उसमें भानुमति की शादी की गई अर्जुन से। अर्जुन से शादी की भानुमति की। भानुमति कौन थी? दुर्योधन की वाइफ। और इस तरह से कितने ही बेमेल रिश्ते बने, प्रोहिबिटेड रिश्ते बने। तभी तो कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति कौन बड़ा जोड़ा। वो जो महाभारत में हुआ था वही वापस यहाँ अमेरिका में और यूरोप में हुआ। सारी उनको मान्यताएं, मापदंड, एथिक्स तोड़ने पड़े सिर्फ इसलिए कि ये समाज चलता रहे, लेकिन वो चला नहीं। अब वो समाज फिर एक्सटिंक्शन में है, इसलिए फिर वो लिबर्टी दे रहे हैं हम कि तुम जो कुछ करना है करो, रे कहीं बच्चे पैदा करो। लेकिन इस लिबर्टी से बच्चे पैदा होने बंद हो रहे हैं। बच्चा पैदा होता है परिवार में, परिवार बनता है एक औरत और एक आदमी से। अगर एक औरत के कई पति होंगे
आदमी के कई पत्नियां होंगी या कईयों से संबंध होंगे तो वो परिवार नहीं बन सकता। वहाँ बच्चा अगर पैदा हो भी जाएगा वो एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, वह आगे समाज को ले जाने में समर्थ नहीं होगा, बिकॉज उसकी कोई आपने संस्कार बने ही नहीं। उसके बिल्कुल संस्कार इंडिविजुअलिस्टिक अपने तक सीमित ही रह गए। उसको न माँ से सम्मान है न बाप को सम्मान है, न माँ से वो माँ वाला प्यार है न बाप से वो बाप वाला प्यार है, क्योंकि बाप तब तक 2-3 शादियां और कर चुका है, माँ भी उधर शादियां कर चुकी है। तो यह व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। वही वहाँ पे भी है, इसलिए वहाँ पे व्यक्ति एक अपने आप में यूनिट है। हर आदमी एक यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो ये गुरप्रीत सिंह जी यहाँ से घूमने गए। ये लड़की 23 साल की थी, वो इससे उम्र में छोटे थे, लेकिन वो यूरोपियन जैसे होते हैं, वाइट फेयर कलर के होते हैं, तो उसको उससे लगाव हो गया, इन्फेचुएशन हो गया। कुछ दोस्तों के मार्फत बात की होगी, उसके बाद में जब वापस आ गए तो वो उसके संपर्क में बने रहे, नीना भी संपर्क में बनी रही और ये भी बने रहे, गुरप्रीत भी बने रहे। और यही संपर्क में कुछ लोगों का कहना है कि शायद 1-2 बार वहाँ गया भी होगा। उसको भी इसने बुलाया, यहाँ पे वो आ गई, अक्टूबर के महीने में ही आ गई और इसने उनको शादी का प्रस्ताव रखा। तो उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी किसी के रिलेशन में हूँ। वहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी के रिलेशन में होता ही है। वहाँ तो कोई रिलेशन रखना कोई ऐसी सत्यता की बात नहीं है, कोई बहुत ही सैंक्टिटी वाली बात नहीं है, ये मजाक है। रिलेशनशिप रखना एक मजाक है, उसमें कोई गहराई नहीं है। तो उसने कहा था तो किसी और के रिलेशनशिप साथ में रिलेशनशिप में हूँ। अब रिलेशनशिप है तो उससे कोई जरूर नहीं है वो मैरिज करेगी, लेकिन इसने अपने मैरिज का प्रपोज रख दिया, उसने मना कर दिया। अब ये तो उसको मन में अपने मासूका बना के बैठे थे, इनको बहुत दुख हुआ और रिवेंज की भावना आ गई कि मेरे से क्यों शादी नहीं करेगी। तो उन्होंने इसको गाड़ी में ले जाके ये कह के कि मैं पूरी दिल्ली घुमाऊंगा, एक जगह ले जा करके उसको चेन लेके आया, ताला लगाया, उसको सारी कहा कि मैं सरप्राइज दूंगा। अब ये चेन का गेम ये प्योरली यूरोपियन वर्ल्ड का गेम है, क्योंकि हर व्यक्ति में मैसोचिज्म या सैडिज्म का कुछ ना कुछ अंश होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो वो चेनिंग करके कुछ सरप्राइज देना या चेन करके कुछ करना, ये उनके स्वभाव में नॉर्मल चीज है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन उसको इसने जब कहा मैं सरप्राइज दूंगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने सरप्राइज दे दिया कि जैसे इसको चेन से बांधा, उसका गला घोट दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया। स्ट्रैंगुलेट हो गया, वो मर गई। मरने के बाद में ये उसको वहीं गाड़ी में छोड़ करके चला गया। लेकिन सेकंड डे चेक करने आए, देखा तो बॉडी में डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है, बिकॉज ये मौसम ऐसा है कि डिकम्पोजिशन के सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो उसने कहा तो लोगों को पता चला जाएगा, तो वो दूसरी गाड़ी कहीं से लेके आया, उसमें उसको डाला और किसी स्कूल के पीछे उसको डंप किया। थोड़ा शायद उसने उसको जलाने की कोशिश भी की, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि उन पर कुछ बर्न के निशान भी थे। खैर जब 2-3 दिन बीत गए तो वो बॉडी पुलिस को पता चली और फिर सारी कहानी वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए थे उन सब से सारी खबर निकाल करके उसको पकड़ा गया। तो उसने फिर ये सब कहानी बताई। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कहानी कि यहाँ विचार स्वतंत्र देखिए। वो 30 साल की लड़की है, औरत है, मैं लड़की क्यों कहूँगा, औरत है, जो शादीशुदा नहीं है, मज़े से अपने रिलेशनशिप रख के वहाँ बैठी है और यहाँ एक लड़का है उससे भी दोस्ती कर ली, क्योंकि उनके मन में किसी तरह का भी मेल फीमेल में फर्क या भय या प्यार या ममता या किसी भी तरह का नहीं है। आप न किसी को बहन जी कह सकते हो, न किसी को माता जी कह सकते हो। वो तो हिंदुस्तान में भी आजकल होने लगा है, यहाँ भी होने लगा है। यहाँ भी अब मैंने देखा है बड़ी
कई बार तो काफी एजेड लेडीज को आप बहन जी कह देते हैं तो वो बुरा मान जाती हैं। तो ये जो इस तरह की मानसिकता डेवलप होती जा रही है, और उसमें मैं ये देख रहा हूं कानून भी मदद कर, वो भी इसको नहीं समझ पा रहा है कि भाई वहां तो मजबूरी में हुई, और वो भी इसको लागू करके खुश नहीं है, कतई खुश नहीं है, बहुत दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। वो कैसे दुखी नहीं होगा भाई, तुम बताओ से उस आदमी का हाल क्या होगा। आप YouTube पे कई इंटरव्यू सुनिए तो सही। एक लेडी 50 साल की कहती है मेरे 27 और 28 साल के 2 बच्चे हैं, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और ये अपना पति ढूंढ रही है क्योंकि उसका पति छोड़ के भाग गया है। कहीं मजबूरी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं, तो उसका उन बच्चों से क्या प्यार होगा, क्या ममता होगी। क्या आप चाहते हैं कि जैसा एक मैं वहां की सभा देख रहा था जिसमें वो एक्टरों को इनाम मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, तो एक बहुत पहले की बात है, एक एक्टर ने खड़े होकर कहा आई एम थैंकफुल टू माई मदर्स एंड फादर्स, क्योंकि दोनों का डाइवोर्स हो चुका था, दोनों की 2 शादियां हो चुकी थी, 3-4 फादर हो गए, 4-5 फादर हो गए, 4-5 मदर हो गई, हो सकता है ज्यादा ही हो गई हूं। तो स्टेज पे नाम लेने के बाद में वो व्यक्ति बोलता है आई एम थैंकफुल टू माई मदर्स एंड फादर्स। उस सोसाइटी का क्या होगा, वो रिग्रेशन में जाएगी ही। क्यों कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, यह बीमारी की तरह फैलते हैं, इन्फेक्शियस है। आप सोडोमी को लीगलाइज कर देंगे, ये बीमारी की तरह फैलेगी। कुछ लोग 10% लोग इंक्विजिटिवनेस से जाएंगे, भाई लीगल काम है, कोई गलती तो है नहीं, करके देखते हैं क्या है। उस 10% में 2% एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्शन नॉर्मल चीज से भी होता है, एबनॉर्मल चीज से भी होता है, रादर एबनॉर्मल चीज से एडिक्शन होता है। फिर आगे वो 2 की चेन चलती जाएगी, उस चेन का कहीं एंड नहीं। अब बता आपको चला कि 20% लोग आपकी सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअल हो गए। अब ये होमोसेक्सुअल अपने आप नहीं बने हैं, नहीं कोई उनके जीन में होमोसेक्सुअलिटी है, झूठ है ये। भगवान क्यों डालेगा, उसका पर्पस तो प्रोपगेशन है। होमोसेक्सुअलिटी से प्रोपगेशन होता नहीं। अगर होता तो पृथ्वी पे एक तो जानवर होता जहां पे होमोसेक्सुअलिटी से प्रोपगेशन होता, मेल मेल से प्रोपगेशन होता सेक्सुअल एक्टिविटी से, पर पूरी दुनिया में तो कोई है नहीं। तो यानी कि एब्नॉर्मलिटी है, ये एक पाप है, घृणित पाप है, ये दंडनीय पाप है, इसको रोकना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने सोचा, यूरोप में भी और यहां भी। लेकिन फिर ये जो एक न्यू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मजबूरी में चला, वहां पे मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने इतना घृणित पाप किया था, आज फिर हम उस स्थिति में कगार पे खड़े हैं, और मुझे डर है कहीं हम फिर वो वाला पाप ना करें और उसमें एशिया भी इन्वॉल्व हो जाए। युद्ध कभी कोई अच्छी चीज लेके नहीं आता, इसलिए पूरे समाज को मिलकर के वो जो युद्ध करने वाला समाज है, वो टेररिस्ट समाज है, उसको समझाना चाहिए। नहीं तो वो सबको समाप्त करे, खुद तो समाप्त होंगे ही, दूसरों को भी समाप्त कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये केस अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश भेज रहा है सबको कि भाई समाज को संभालो, इस समाज को संभालो, इसको नॉर्मल धारा में लाओ, इसकी धाराएं मत तोड़ो। आप रिवर की किनारे तोड़ देंगे तो बाढ़ के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, उन किनारों को बने रहने दो। किसी रिवुलेट, किसी रिवर, किसी नदी, किसी नाले के किनारे मत तोड़ो, मत तोड़ो। मेरे जुडिशरी से भी प्रार्थना है कि वो सारे किनारे, कोई किनारा न तोड़े। किनारा तोड़ने के बाद सिवाय फ्लड के, सिवाय इसके कुछ नहीं आता है, सिवाय विनाश के कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद, थैंक यू।